अस्सलामुअलैकुम माय डियर कैंडिडेट्स। आईबीएस सिलेबस से जेईएसटी बीपीएस 14 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनमें साइंस का पोर्शन में हमने लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थिन लेंस फार्मूला, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन सब टॉपिक में से कुछ हमने एमसीक्यूज़ हम लेके आए हैं जो कि आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अहम तरीन एमसीक्यूज़ हैं जो कि आईबीए टेस्ट के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हमारा ये तीसरा वीडियो है। हमने 2 वीडियो और भी सिलेबस पर हम अपने चैनल पर इजी फिज़िक्स के नाम से हमारा चैनल है वहाँ पर रखे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। टाइम थोड़ा है, 3-4 दिन बचे हैं बाकी टेस्ट में, तो हमारी कोशिश होगी कि तकरीबन पूरे सिलेबस के आपको एक एमसीक्यूज़ ऐसे दिए जाएं जो कि आपके टेस्ट में इंशाल्लाह ज़रूर आपको काम आएंगे। ठीक है, पहला एमसीक्यू हम पढ़ लेते हैं। अ बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू गिलास, refractive index of the glass is 1.5. if the angle of incident is 30 degree, what is the angle of refraction? ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ये एमसीक्यू है। स्नेल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा जिसका फार्मूला है n1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन थीटा आई एंड n2 साइन थीटा आर, यानी कि आपका फॉर एयर के लिए ये जो है वो n1 आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होती है और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि दी गई है 1.5 और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आपको दी गई है थीटा आई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ पर आपसे जो है वो पूछ रहा है थीटा आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस फार्मूला में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 19.5, जो बहुत ही आसान सा एक एमसीक्यू है। ये जो है वो इस तरह से सॉल्व होगा। अब दूसरा एमसीक्यू हम देख रहे हैं। फोटोन एनर्जी इज़ रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी बाय, आपकी जो फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेशनशिप किस फार्मूला में शो होता है? E इक्वल एच न्यू में या एच एफ में होता है, E इक्वल एम सी स्क्वायर में होता है, या सी ऑप्शन 1/mv² में होता है, या E इक्वल एच सी यानी स्पीड ऑफ एच लेमडा सी। तो लेमडा इन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ई इज द एनर्जी। तो फोटोन एनर्जी का रिलेशनशिप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ होता है जो यानी कि ई इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि यहाँ मैक्स प्लैंक का ये रिलेशनशिप है। मैक्स प्लैंक ने ये रिलेशनशिप दिया था कि लाइट की एनर्जी सीधी निस्बत रखती है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट रखा गया है जिसका वैल्यू 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड है। ओके, हम तीसरे एमसीक्यू पर आते हैं। विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द नेचर ऑफ लाइट एट स्मॉल स्लिट ओपनिंग? तो इसके ऑप्शन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन रिंग्स, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर और लेंस फोकसिंग। देखिए, ये एमसीक्यू आपको नेचर ऑफ लाइट पर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें एक साइंटिस्ट था यंग और न्यूटन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो जो एक एक्सपेरिमेंट यंग ने किया था उसका नाम रखा गया यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कह रहा है कि स्लिट एक्सपेरिमेंट कौन सा जो है वो लाइट की नेचर को प्रूफ करता है? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो है वो स्लिट ओपनिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें लाइट की जो है वो डायफ्रैक्शन और यहाँ रिफ्रैक्शन को जो है वो बताया गया था, उसके बारे में जो है वो डिफाइन किया गया था। अच्छा, तो इसका ऑप्शन ए होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। लाइट स्लो डाउन इन अ वाटर बिकॉज लाइट वाटर में स्लो डाउन क्यों हो जाती है? एनर्जी डिक्रीज। अच्छा, जब हो जाती है तो क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज होती है जब वाटर में लाइट आती है तो, या वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, या फ्रीक्वेंसी
चेंज हो जाती है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। जैसे लाइट की स्पीड कम होगी तो आपकी वेवलेंथ ऑटोमेटिक जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। तो आज से याद रख ले कि लाइट जो है जब एयर से वाटर में जाती है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम होती है। बाकी जो लाइट की एनर्जी है वो भी सेम रहेगी, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रहेगी। तो इसका आंसर होगा बी। बहुत ही अहम तरीन ये भी एक जो एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू आईबीए टेस्ट। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर टू एयर इंटरफेस, और वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर टू एयर, जब वाटर से एयर में लाइट जाती है और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो पूछ रहा है कि इसकी क्रिटिकल एंगल कितनी होगी। देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं क्रिटिकल एंगल का, n2/n1। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है। साइन इनवर्स निकालेंगे तो आपका जो 5वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 48.75 अप्रॉक्सीमेटली। ये वाला आंसर जो है वो इस फार्मूला के हिसाब से आता है कि जब आपकी लाइट वाटर से एयर में जाएगी तो पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल उसकी कितनी होगी, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की 1.33 दे रहा है। आई होप कि आपको ये एमसीक्यू समझ में आया होगा। अच्छा, बात करते हैं जो है वो एमसीक्यू नंबर 6 की। डायमंड स्पार्कल्स ड्यू टू, डायमंड क्यों चमकता है, डायमंड के चमकने की वजह क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डायफ्रैक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से डायमंड जो है वो ज़्यादातर जो है वो चमकता है। तो ये एमसीक्यू नंबर 6 था। अच्छा, अभी 7 पर जो है वो आ जाते हैं। अगर इनमें क्योंकि हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस थोड़ा बहुत करके जो है वो हम आगे चल रहे हैं, ताकि और भी हमारी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर सके। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होती है, रेशो ऑफ स्पीड इन ए वैक्यूम टू स्पीड इन मीडियम, और रेशो ऑफ स्पीड इन मीडियम टू वैक्यूम, ऑलवेज लेस देन 1, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी एन है, जो कि बराबर होती है, एन का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है C/V के, यानी आपकी C स्पीड ऑफ लाइट को शो करती है और V जो है वो नॉर्मल स्पीड जो हमारे पास जो है वो इस मीडियम में, यानी ये फॉर वैक्यूम है और ये स्पीड फॉर एयर जो हमारे पास जो मीडियम मौजूद है उसके लिए है। तो आपका सही आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होगा, रेशो ऑफ द वैक्यूम टू द रेशो ऑफ स्पीड इन मीडियम होगा। ओके, अब हम लेंस एंड ऑप्टिक्स, आपके आईबीए के सिलेबस की एक और टॉपिक है हमारे पास, लेंस एंड ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस, focal length 10 centimeter, forms an image of an object placed 15 centimeter away. Find the image.
अब यहाँ पर जो है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस में थिन लेंस फार्मूला लगता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें a फोकल लेंथ है, p आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और q जो है वो इमेज डिस्टेंस है। यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और यहाँ पर जो है वो ये इमेज बन रहा है। इसमें p भी दे रहा है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपका इमेज कहाँ पर बनेगा, जबकि आपको मैं फोकल लेंथ दे रहा हूँ। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, तो आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, इस फार्मूला से आपका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो आगे चलते हैं। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स, कॉनकेव लेंस हमेशा कौन सा इमेज बनाता है? रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, सी में रियल इरेक्ट इमेज बनाता है, डी में वर्चुअल या इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो आप लोग जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो कॉनकेव लेंस को जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि अंदर से थिन होता है और एज से थिक होता है, और ये हमेशा जो है वो जितने भी इमेजेस बनाता है वो वर्चुअल बाय नेचर, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड अपॉन, मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप की किस चीज़ पर डिपेंड करती है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ इमेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली, लेंस थिकनेस या वेवलेंथ। तो इसका सही आंसर होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द इमेज। ये जो है वो इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला है फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, अच्छा, उसके बाद एक जो है वो MCQ नंबर 11 है। अ रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ थिन लेंस, कह रहा है कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस यानी थिन लेंस से रे सेंटर से गुजरे तो क्या होगा? ठीक है, मिसाल के तौर पर ये इधर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है और ये इसका सेंटर है। तो जब रेस किसी भी थिन लेंस के सेंटर से गुजरता है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होता है, वो अनडेविएटेड पास हो जाता है। तो ए ऑप्शन है रिफ्रैक्ट्स पैरेलल, passes under undeviated, refracts at angle, or D stops। तो इसका सही आंसर बी होगा, passes undeviated। ये इधर उधर नहीं जाएगा, सेंटर से गुजरेगा, तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक और टॉपिक आपके IBS सिलेबस से हमने ली है, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन पर जो है वो आपके IBS सिलेबस से ली गई एक टॉपिक है, जिससे हमने कुछ MCQs निकाले हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला MCQ है, 2 slits separated by 0.5 mm are illuminated with। अब कह रहा है कि जो है वो इसकी लेमडा दे रहा है 600 नैनोमीटर लाइट, डिस्टेंस टू स्क्रीन 2 मीटर, फाइंड दी फ्रिंज विड्थ। तो कह रहा है कि हमें जो है वो फ्रिंज विड्थ जो है वो फाइंड आउट करके दिखाएं। देखिए, फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करने का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फार्मूला है लैम्डा एल अपॉन डी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है वो ये 2 स्लिट से यहाँ पर ये स्क्रीन लगी हुई है, ये इस स्लिट और इस स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको डी बोलते हैं, और इन स्लिट और यहाँ पर स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम एल से इंडिकेट करते हैं, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फ्रिंज विड्थ हमें बताएं यानी बी। यहाँ पर आप जो है वो सिर्फ जाके वैल्यूज पुटअप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी। अब पहले आप 600 को क्या करेंगे, नैनोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, 10 पावर माइनस मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9 करेंगे, और यहाँ पर जो आपको 0.5 mm मिला है इसको 0.5 मल्टीप्लाई माइनस जो है वो 3 करेंगे तो आपको ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.4 मीटर। ठीक है, तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फ्रिंज स्पेसिंग आपको फाइंड आउट करने का ये एक फार्मूला हमने बता दिया, जहां से ये MCQ सॉल्व होगा। उसके बाद कह रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द पाथ डिफरेंस। अब कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
जो है वो कब होगी, जब आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा तो आपकी कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस यानी कि इंटरफेरेंस होगी। तो हमेशा याद कर रख ले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब आपका पी डी यानी पाथ डिफरेंस का फार्मूला हम एन लेमडा निकालते हैं। एन इसमें जो है वो आप नंबर ऑफ यानी कि 0 1 2 2 3 यानी ये जब चीज़ें पुट करेंगे तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो मिल जाएगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है लेमडा +1/2 जो है वो ये n+1/2 यानी पाथ डिफरेंस बराबर होता है n+1/2 इंटू लेमडा यानी लेमडा/2। इसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगी तो पहला जो हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, लेमडा/2। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पहला पाथ डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, लेमडा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा ये 13 में लेमडा आंसर होगा। उसके बाद जल्दी जल्दी से हम 3 MCQs हम कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया, वीडियो लंबी हो रही है। डायफ्रैक्शन इंक्रीजेज व्हेन, डायफ्रैक्शन इंक्रीज होती है जब स्लिट इन वाइड, स्लिट इन नैरो, वेवलेंथ इज स्मॉल, मीडियम इज डेंस। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्लिट इज नैरो। जितनी आप स्लिट को नैरो करेंगे यानी जितना स्लिट कम करेंगे उतनी डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, लाइट की उतनी डायफ्रैक्शन ज़्यादा होती है। ओके उसके बाद आपका 15 है, रिजॉल्विंग द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज। ये फार्मूला है पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का, जिसका लेमडा/2 Na और लेमडा मल्टीप्लाई बाय Na डिवाइडेड बाय लेमडा या फिर लेमडा स्क्वायर। तो 15 का जो आंसर है वो 1। अब Na क्या है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपरेचर, जो कि बराबर होता है Na बराबर होता है n साइन ऑफ थीटा के, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होता है। तो इसका जो फार्मूला रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर जो हम फाइंड आउट करते हैं वो लेमडा/2 Na से करते हैं। आखिरी हमारे पास जो MCQ है वो ये है कि टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मेजर स्पीड और प्रोड्यूस लाइट। तो इसका सही आंसर है सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हैं, टेलीस्कोप दूर वाले ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। टेलीस्कोप टेली से निकला हुआ है, टेली मीन्स फार अवे, स्कोप मीन्स देखना, बहुत यानी कि बहुत जो दूर चीज़ें हैं उनको देखने के लिए जो है हम टेलीस्कोप्स इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई आज का ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि सबको ये MCQs बहुत ही सही अच्छे लगे होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला एक और हम वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।